CH51 11 करोड़ की गाड़ी। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा, अमर कॉलेज से अपनी डिग्री लेने के बाद पास में ही एक बार में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक वंश कपूर नाम के आदमी से होती है, जिसके ऊपर अमर अपना दाग लगाते हुए एक रियल एस्टेट की कंपनी स्टार्ट करता है तथा 200 करोड़ का फंड ट्रांसफर कर देता है तथा साथ में ही अपने लिए एक बिल्डिंग का प्रपोजल देते हुए 100 करोड़ का फंड और ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद अमर अपने लिए गाड़ी लेने के लिए एक शोरूम की तरफ आ जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि बाहर से लेकर यहां तक कोई उसका पीछा कर रहा होता है। अब आगे अमर अपने कदम शोरूम के अंदर की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही अमर अंदर जाता है तो उसका ध्यान बहुत से लग्जरियस गाड़ियों पर जाता है। तभी एक अटेंडेंट अमर के पास आती है और काफी रिस्पेक्टली रहती है। हेलो सर, आप किस प्रकार की गाड़ी देखना चाहेंगे? मुझे यहाँ का टॉप मॉडल चाहिए। अमर ने केवल एक सेंटेंस कहकर उसे लड़की को हैरानी में डाल दिया। वह लड़की अपनी हैरानी को काबू करती है तथा अमर को एक काफी लग्जरियस की गाड़ी के पास लेकर जाती है। वह अमर को गाड़ी दिखाते हुए उसके फीचर्स में कंफर्ट के बारे में बताने लगते हैं। ठीक है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अमर ज्यादा नहीं सुनते हुए उसे लड़की से कहता है, जी सर, मैं अभी इसके डॉक्यूमेंट से रेडी करवाती हुई है। कहकर वह लड़की जान ही वाली होती है कि तभी सामने से एक और अटेंडेंट एक 25-26 साल के लड़के को लेकर आती है और सामने वाली अटेंडेंट को डांटे हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या कि यह गाड़ी सबसे महंगी गाड़ी है, इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसे सबको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पास ही खड़े लड़के को गाड़ी के फीचर बताते हुए कहती है, सर आप इसे कैसे खरीदना चाहेंगे? मैं इसे डाउन पेमेंट पर खरीदेगा। सामने वाला लड़का थोड़ी सी पैसों की अकड़ दिखाते हुए अमर की तरफ इंसल्टिंग वे में देखते हुए कहता है। अमर अपने पास में खड़ी हुई लड़की को देखते हुए कहता, मैं इस गाड़ी को पहले ही बुक किया है, तो तुम इसके लिए मेरे पेपर्स रेडी करवाओ। अभी वह लड़की हमारे को कुछ जवाब देती है, इससे पहले ही वह दूसरी अटेंडेंट अमर को देखकर गुस्से में देखते हुए कहती है, राजेश सर, इस गाड़ी की 20% डाउन पेमेंट एक साथ करने वाले हैं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर हाँ तो तुम गाड़ी खरीद लो। उसने अमर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इस गाड़ी की पूरी पेमेंट एक साथ करने वाला हूं। अमर ने उसे लड़की को पेपर्स में पेमेंट मशीन लाने का इशारा करते हुए कहा। अमर को गाड़ी दिखाने वाली अटेंडेंट जल्दी से पेपर से पेमेंट की मशीन लेकर आती है। अमर उसमें कार्ड डालकर वह मशीन लड़की को दे देता है। लड़की उसमें एक अमाउंट डालती है जो कि 11 करोड़ रुपए होते हैं। अमर एक बार में ही उसकी पेमेंट कर देता है। पेमेंट होने की आवाज सुनकर वह सामने वाली अटेंडेंट काफी शर्मिंदा महसूस करती है। वही सामने खड़ा राजेश भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जबकि इन सबके उलट जो लड़की अमर को यहाँ लेकर आई होती है, वह एक बड़ा कमीशन मिलने की खुशी में बहुत लंबी मुस्कुराहट लिए इधर उधर देख रही होती है। अमर उन पेपर्स पर साइन करके वह पेपर्स गाड़ी में रख देता है तथा गाड़ी में बैठते हुए लड़की से कहता है, ठीक है, मुझे इसकी कोई ओवेशन वगैरह नहीं करवानी है, इसलिए मैं सीधे ही गाड़ी लेकर जाना चाहूंगा। ये कहते हुए अमर गाड़ी में बैठ जाता है। वह लड़की भी सामने से शोरूम के दरवाजे खुला देती है। 1 मिनट रुको, अमर को पीछे से आवाज आती है तो अमर कर की विंडो नीचे करके बाहर देखा है, जहां राजेश उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। हाँ बोलो अमर, राजेश कोल्ड वॉइस में जवाब देते हुए कहता है। हेलो, मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं मुंबई के वर्मा फैमिली का लड़का हूं। राजेश ने अपने परिवार के नाम से अमर से पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक है, आगे बोलो। अमर ने बिना कोई ज्यादा लाख लपेट के राजेश से सीधे ही मुद्दे पर आने को कहा। मैं चाहता हूं कि तुम ये गाड़ी मेरे लिए छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। राजेश ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अमर से कहा, साथ में ही तुम्हें 10% एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगी कंपनी सेशन के रूप में। अमर पर पैसों की धाक दिखाते हुए राजेश ने कहा, नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी इस ऑफर की कोई जरूरत नहीं है। अमर ने उसे सीधे मुंह पर मना करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी अमर गाड़ी लेकर शोरूम से बाहर ही निकला होता है कि तभी अमर को पीछे मिरर में वही लड़की भागते हुए दिखती है जो अमर को अटेंड की थी। अमर उसे भागते हुए देखकर गाड़ी रोकता है। वह लड़की गाड़ी के पास आकर दरवाजे पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है, जिससे एक पल के लिए अमर का ध्यान उसके उभरे पर चला जाता है, जो कि सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। क्या हुआ, तुम पीछे क्यों दौड़ रही थी? अमर ने उसे लड़की से पूछा। हेलो सर, मेरा नाम सुमित्रा है। हम हेलो सुमित्रा। अमर उसे हेलो बोलते हुए अपना नाम अमर बताता है, जो कि उसे पहले ही पता होता है। सर, आपने नई गाड़ी ली है तो इस पर आप आरटीओ से नंबर पर लगवाएंगे, उसे लड़की ने अपनी बातों की भूमिका बनाते हुए अमर से कहा। हाँ, अमर ने एक शब्द में जवाब दिया। तो सर, यहाँ पर रियल नंबर की जल्दी ही ऑप्शन होने वाली है, जैसे कि 001 या ऐसी ही सीरीज जस्ट 999 इस प्रकार की नंबर सीरीज की ऑप्शन होने वाली है। अगर आप किसी नंबर को लेने में इंटरेस्ट है तो आप ऑप्शन का पार्ट भी बन सकते हैं। उससे लड़की ने अमर के सामने अपने यहाँ आने की बात रखते हुए कहा, मुझे इस नंबर सीरीज का पहला नंबर ही चाहिए। अमर ने उसे अटेंडेंट सुमित्रा को अपनी बातें समझते हुए कहा, जी सर, आप उसके लिए बिडिंग कर सकते हैं और यह फॉर्म फिल करके एक टोकन अमाउंट दे दीजिए। ये कहते हुए वह लड़की फुल किया हुआ फॉर्म अमर के सामने करती है तथा पेमेंट मशीन भी अमर के सामने कर देती है। अमर फोन पर साइन कर देता है तथा 1 लाख की अमाउंट पेमेंट कर देता है। क्या तुम मुझे पहले नंबर खरीदने के लिए लगभग कितने रुपए लगने वाले हैं? अमर ने उसे लड़की से पूछा। पिछली बार सर इस नंबर की बिल्डिंग 6 करोड़ तक गई थी, तो इस बार माना जा रहा है कि इस नंबर की बिल्डिंग 10 करोड़ तक जा सकती है, सुमित्रा ने अमर को जवाब देते हुए कहा। क्या तुम चोर हो कि मुझे वह पहला नंबर 10 करोड़ के अंदर मिल जाएगा? अमर ने एक बार फिर उसे लड़की सुमित्रा से पूछा। सुमित्रा ने हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक है, तो मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर दो। ये कहते हुए अमर सुमित्रा द्वारा दिखाई गई अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए कहता है, ये नंबर मेरे लिए तुम खरीद होगी। अगर इन पैसों में से कोई भी अमाउंट बच जाता है तो तुम उसे अपने पास रख सकती हो। साथ में ही यह काम करने के लिए मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ट्रांसफर किए हैं।
ठीक है सर, मैं आपके लिए नंबर परचेज करके आपके एड्रेस पर पहुंचा दूंगी। सुमित्रा ने अमर को रिस्पेक्टफुली डिलीट करते हुए कहा। वैसे सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सुमित्रा ने अमर को जाने से रोकते हुए फिर से कहा। हाँ पूछो, अमर ने कहा। क्या हो अगर सर मैं आपके पैसे लेकर भाग जाऊं? सुमित्रा ने अमर से उत्सुकता से पूछा। कोई बड़ी बात नहीं, तुम इन पैसों को इस्तेमाल तो कर सकती हो, लेकिन मैं मुझे धोखा देने वाले लोगों की ऐसी हालत करता हूँ, वह लोग में तो कहीं मुंह दिखा पाते हैं और नहीं कहीं जा पाते हैं। अमर ने यह बात कही कोल्ड टन में कही थी, जैसे कि वह सुमित्रा को भी वार्निंग दे रहा हो। सुमित्रा अमर की आवाज में एक रुपांपा देने वाला खतरा महसूस करती है। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, सुमित्रा ने सर पर आए हुए पसीने को पूछते हुए कहा। हाँ यही अच्छा होगा। अमर यह कहते हुए अपनी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ाने लगता है। अभी अमर की गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी हुई थी कि तभी अमर गाड़ी के मिरर से देखा है कि वह बार बार लड़का अभी भी अमर का पीछा कर रहा होता है। ये कौन कर रहा है अमर का पीछा? राजेश की हुई बेइज्जती का क्या नहीं मुसीबत खड़ी करेगी अमर के लिए? कैसी रहने वाले हैं अमर के आगे के उतार चढ़ाव? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर। CH52 ट्रस्टी हंगामा वाली मीटिंग। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा, अमर एक 11 करोड़ की लग्जरी सी गाड़ी खरीदना है जिसके बारे में अमर को कोई भी खास जानकारी नहीं होती है। साथ में ही अमर 10 करोड़ रुपए सुमित्रा को अपने लिए विप नंबर्स खरीदने के लिए दे देता है तथा यूं ही मुंबई की सड़कों पर घूमने लग जाता है। तभी अमर को एहसास होता है कि वह सुबह बार बार लड़का अभी तक अमर का पीछा कर रहा है। अब आगे अमर उसे लड़के को अभी के लिए इग्नोर करता है तथा अपनी गाड़ी कॉलेज में टीचर्स हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। इस बात से अनजान अमर हॉस्टल में पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करता है तथा अपने कमर की तरफ जाने लगता है। अमर जैसे ही कमरे के सामने पहुंचता है, वहां पर चेयर डाले एक पीयूष बैठा होता है जो अमर का ही इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही अमर को आते हुए देखा है तो किसी को कॉल लगाकर अमर के आने की सूचना देता है तथा अमर की तरफ चलकर आता है। क्या आप ही मिस्टर अमर है? उसे तूने ने अमर से पूछा। हाँ मैं ही हूँ अमर, अमर ने उसको जवाब देते हुए कहा। तो कर चलिए, आपको मीटिंग में बुलाया गया है। ये कहते हुए वह चपरासी अमर को आने का इशारा करता है। अमर उसे रुकने का कर दरवाजा खुलता है तथा गाड़ी के पेपर्स अंदर रख देता है तथा उसे चपरासी के पीछे पीछे मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ ही मिनट में दोनों कॉलेज के बड़े से मीटिंग रूम के सामने पहुंच जाते हैं। पियून अमर को अंदर जाने का इशारा करता है तथा खुद वहीं से वापस चला जाता है। अमर दरवाजे को नोक करता है तो अंदर से आवाज आती है कमिंग। अमर अंदर जाता है। अमर अंदर देखा है तो एक बड़ी सी मीटिंग टेबल के चारों तरफ कॉलेज के सीनियर लेक्चरर बैठे होते हैं। वही उसे टेबल से थोड़ी दूर एक सामने स्क्विरल टेबल पर 4 ट्रस्टी बैठे होते हैं, जहां पर प्रिंसिपल अमर का इंतजार करते हुए कहते हैं, लिए मिस्टर अमर प्लीज टेक ए सेट। अमर भी अपनी गर्दन हाँ में हिलता है तथा अपने नाम वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। प्रिंसिपल खड़े होते हुए ट्रस्टी की तरफ देखते हुए कहता है, जी ट्रस्टी साहब अब बताइए कि आपने यह मीटिंग क्यों बुलवाई है? प्रिंसिपल चारों ट्रस्टी की तरफ देखते हुए कहता है। अमर भी चारों तरफ नजरें घूमकर देखता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है। ये कोई और नहीं विहान शर्मा होता है। अमर उसे देखकर मुस्कुराता है तथा अपनी नजरें घूमकर ट्रस्टी को देखने लगता है। पहले ट्रस्टी विजेंद्र शर्मा होते हैं जिन्होंने यह मीटिंग बुलाई होती है, दूसरे ट्रस्टी सुरेंद्र वर्मा होते हैं, वहीं तीसरी ट्रस्टी सुमन गुप्ता होती है तथा चौथी ट्रस्टी शार्दुल शुक्ला होते हैं। अभी अमर उन सभी को देख ही रहा होता है कि तभी पहले ट्रस्टी विजेंद्र शर्मा खड़े होते हुए प्रिंसिपल से कहते हैं, मैंने एमिटी यह जानने के लिए बुलाई है कि कॉलेज का स्टैंडर्ड अब इतना गिर गया है कि 12th पास लोगों को भी यहाँ पर टीचर अपॉइंट किया जाने लगा है। आप कहना क्या चाहते हैं? सीधे शब्दों में अपनी बात कहे प्रिंसिपल ने विजेंद्र शर्मा से पूछा। आपने अभी एक नया टीचर रखा है, अमर राठौर नाम का, वह केवल 12th पास ही है। मैंने उसके बारे में रिसर्च करवाया है। क्या आप बता सकते हैं कि उसके पास ऐसी क्या योग्यता है जो इसे यहाँ पर टीचर बनकर रखा गया है? इस बार सुरेंद्र वर्मा ने अपनी टेबल पर हाथ मारते हुए प्रिंसिपल से पूछा। प्रिंसिपल अमर की तरफ देखते हैं तो अमर अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर खड़े होते हुए कहता है, मिस्टर विजेंद्र शर्मा और सुरेंद्र वर्मा, मैं बताता हूँ कि मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट पर बने रहने का। ये कहते हुए अमर खड़े होकर प्रोजेक्टर की तरफ जाता है तथा अपने फोन को उससे कनेक्ट करता है। अमर इस साल अपनी 12th की मार्कशीट दिखाते हुए कहता है, यह मेरे 95% के साथ 12th ग्रेजुएट का रिजल्ट है। अभी हमारे आगे ही कुछ कहने वाला होता है कि उससे ही श्री शर्मा वाई वर्मा दोनों ही एक साथ बोल पड़ते हैं कि 12th के रिजल्ट से कोई टीचर नहीं बन सकता, चाहे भले ही तुम्हारे 100% ही क्यों ना आए हो। आप रुके तो सही, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। इस पर अमर ने बिना किसी इमोशन के कोल्ड वॉइस में दोनों को घूरते हुए कहा। अमर की इस प्रकार तीखी नजरों से दोनों के शरीर में एक ठंड कैसी हैरान सी दौड़ जाती है, वहीं पूरे एरिया में बैठे टीचर्स को भी आसपास तापमान गिरता सा महसूस होता है। अमर अपनी बात जारी रखते हुए अपनी बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट तथा मास्टर्स डिग्री का सर्टिफिकेट दिखता है, जो कि दोनों बिजनेस मैनेजमेंट से किए हुए होते हैं। ये रही मेरी कॉलेज लेक्चरर बनने की पहली क्वालिफिकेशन, अमर कहता है। अमर की बात काटते हुए विहान शर्मा खड़े होते हुए कहते हैं, ये डिग्री फेक है। विहान की बात सुनकर सभी टीचर आपस में कुशल करने लगते हैं। तभी अमर उससे पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि यह डिग्री फेक है? क्योंकि तुम्हारी 12th में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री, तीनों में एक साथ एक साल में ही पास आउट होने का दिखा रखा है। अमर मुस्कुराता है तथा प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए कहता है, सर क्या आप बता सकते हैं कि मेरी तीनों डिग्रियों में एक साथ एक साल में पास आउट होने का कैसे लिखा हुआ है? प्रिंसिपल हम अपनी गर्दन हिलाते तथा अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, अमर ने इसी साल 12th पास आउट की है, लेकिन उसने साथ में इसी साल चैलेंजिंग एग्जाम के थ्रू बैचलर डिग्री में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इसमें यूनिवर्सिटी द्वारा अपॉइंटेड उसे सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर भेजकर एग्जाम लिया जाता है। ये केवल रेयर जीनियस के लिए ही होता है, जिसमें मिस्टर अमर ने पास होने के साथ साथ बेहतरीन ग्रेड भी बनाए हैं, जो कि 90+ है। ये कहते हुए प्रिंसिपल उन मार्कशीट की तरफ इशारा करते हुए वापस से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं।
एक बार फिर टीचर्स के बीच में घुसार फसर होने लगते हैं और साथ में ही अमर के बहुत ही ज्यादा रेयर जीनियस होने की बातें भी घूमने लगते हैं। वही विहान भी अपनी मुट्ठी भेजकर गुस्से को दबाकर बैठ जाता है। वही इन सबसे अलग चारों ट्रस्ट में से बैठे दो ट्रस्टी के चेहरे पर भी हल्के पसीने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा होता है। ये डिग्रियां तो तुमने कॉलेज में आने के बाद ली है, उससे पहले ही यहाँ पर तुम्हें जब पॉइंट कर लिया गया था उसे समय तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन थी? इस बार गुप्ता फैमिली की हेड सुमन गुप्ता ने मामले में रुचि लेते हुए एक तार्किक क्वेश्चन अमर से पूछा। ठीक है, जो मैं यहाँ पर हूँ उसका कारण दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह बाद में लिखना ही हूँ। ये कहते हुए अमर स्क्रीन पर फिर से दो लेटर दिखता है, जिसमें से एक के संगठन द्वारा अमर को ग्रैंड मास्टर घोषित करने का होता है तथा दूसरा लेटर आर्मी द्वारा अपने रिटायर्ड सोल्जर को रिकमेंड करने का होता है। ये देखकर इस बार चारों के चारों ट्रस्टी के होश उड़ जाते हैं। एक 19-20 साल का लड़का आर्मी से रिटायर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मैंने मेरे यहाँ पर अजय टीचर काम करने के रीजन से क्वालिफिकेशन दे दी है, तो इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए अमर प्रिंसिपल की तरफ देखा है, जो हम अपनी गर्दन हिलता है और अमर मीटिंग रूम को छोड़कर बाहर चला जाता है। इस बार मीटिंग रूम में कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, सभी अपने चेहरे पर हैरानी व आश्चर्य के भावों को लिए हुए एक दूसरे के मुंह देख रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल खड़े होकर सभी के सामने अपनी बात रखते हुए कहते हैं, जैसा कि ट्रस्टी ने अमर की योग्यता हुए यहाँ पर टीचर होने के रीजन पूछने के लिए मीटिंग रखी थी, तो वह सब पूरा हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अमर के आर्मी से रिटायर्ड होने की जानकारी को लीक नहीं करेगा। जैसा कि आप प्रोजेक्टर पर देखा ही चुके होंगे कि आर्मी ने अमर की रैंक में अचीवमेंट दोनों को हिडन के रूप में डिस्क्राइब किया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वह कितना इंपॉर्टेंट मेंबर रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी लीक नहीं होगी और अब हम इस मीटिंग को ही डिसमिस करते हैं। ये कहकर प्रिंसिपल सभी टीचर्स को जाने का इशारा कर देता है तथा खुद ट्रस्टी के पास जाकर वहां पर बैठकर उनसे भी इस बारे में बातें करता है। शर्मा परिवार का हेड वीरेंद्र शर्मा देख प्रिंसिपल को देखते हुए कहता है, मुझे किसी ने एक अयोग्य व्यक्ति के कॉलेज में टीचर बनने की कंप्लेंट की थी, इसलिए ही बस मैं इस मामले को थोड़ा शक्ति से देख रहा था, और जहां तक रही बात अमर की, तो उसने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, तो मुझे उस यहाँ पर होने का या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वीरेंद्र शर्मा खड़े होकर चले जाते हैं तथा उनके पीछे ही सुरेंद्र वर्मा भी निकल जाते हैं। उन दोनों को युद्ध जाते देखकर सुमन गुप्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही इस मामले में एक भी शब्द न खाने वाले शुक्ला परिवार के सदस्य ने इस बार एक लड़की मुस्कुराहट चेहरे पर बिखारी, लेकिन इसके आगे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और सभी अपने अपने काम पर चले गए। कुल मिलाकर यह हंगामा अब शांत हो चुका होता है। अमर समय देखा है तो लगभग शाम का समय हो चुका होता है। अमर कैंटीन की तरफ निकल जाता है तथा कुछ खाने के लिए बैठ जाता है, जहां पर कॉलेज की बहुत सी लड़कियां व लड़के अमर की हैंडसम ने इस पर जल्द ढूंढ रहे होते हैं। वही लड़कियां उसे पाने के ख्वाब देख रही होती हैं। क्या इस हंगामा के बाद होगी कुछ दिनों की शांति या फिर से कोई नया हंगामा हो रहा है तैयार अमर की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमोर्टल एम्पायर। CH53 मेलोडी ऑफ पीस। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा कि कॉलेज के एक ट्रस्टी वीरेंद्र शर्मा बाकी सभी ट्रस्टियों को साथ बुलाकर एक मीटिंग को अरेंज करते हैं, जिसमें अमर की क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, जहां पर अमर उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन व रिकमेंडेशन दिखाकर हैरान कर देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अमर अब कैंटीन में आ जाता है। अब आगे अमर कैंटीन में आने के बाद टीचर्स वाले एरिया में जाकर अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेता है तथा वापस से कैफेटेरिया में आकर बैठ जाता है। अमर अभी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कैंटीन के अंदर किसी की एंट्री होती है। यह कोई और नहीं राजेश ही होता है। राजेश अपने 24 दोस्तों के साथ है कैंटीन के अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है। उसके कुछ दोस्त है खाने के लिए कुछ ऑर्डर लेकर आते हैं तथा बैठकर इधर उधर की बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राजेश का ध्यान कैंटीन में एक अकेले बैठे लड़के पर जाता है। ये कोई और नहीं अमर ही होता है। राजेश को एक लड़के को घूरता हुआ देखकर राजेश के दोस्तों में से एक लड़का बोला, क्या हुआ राजेश भाई, उसे छोकर ने कुछ किया है क्या? आप बोले तो अभी उसके दांत तोड़ देता हूँ। राजेश मुस्कुराता है और उन सभी को देखते हुए कहता है, चलो उससे मिलकर आते हैं। ये कहते हुए राजेश अपनी जगह से खड़े होकर अमर की टेबल के पास आ जाता है। अमर अपने पास किसी के होने का एहसास प्रकार ऊपर की तरफ देखा है तो यह कोई और नहीं राजेश ही होता है। देख दुनिया कितनी छोटी है, तू दोपहर को ही मुझे मिला था और अब फिर शाम को मेरे से ही टकरा गया, राजेश ने काफी एरोगेंटली अमर की तरफ देखते हुए कहा। अमर उसे देखा है और फिर इग्नोर करके अपनी कोल्ड ड्रिंक पीना कंटिन्यू करता है। तभी राजेश अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि वह गाड़ी मुझे चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे बहुत से प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन तुम तो मुझे यही कॉलेज में ही मिल गए। लगता है तुम्हारे बुरे दिन अभी से शुरू होने वाले हैं। ये कहते हुए राजेश अपने दोस्तों को अमर पर अटैक करने का इशारा करता है। इन सबसे अलग पूरा कैंटीन शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ इस तमाशा को देख रहा होता है, क्योंकि उन सभी ने अमर को टीचिंग काउंटर से अपने लिए सामान लेते हुए देखा था। इससे वह इतना तो समझ ही गए थे कि अमर इस कॉलेज में एक टीचर के रूप में काम कर रहा है। इन सबसे अनजान राजेश के दोस्तों ने अमर पर हाथापाई करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अमर अपनी जगह से खड़ा होता है और फुर्ती दिखाते हुए अमर राजेश के दोनों दोस्तों के कान के नीचे खींचकर एक थप्पड़ लगा देता है, जिससे उनका गल सूज जाता है और दोनों फर्श पर पड़े होते हैं। अमर राजेश को देखते हुए कहता है, पहली बार मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन तुम बार बार मेरा रास्ता काट कर करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते हुए अमर एक थप्पड़ राजेश के कान के नीचे भी लगा देता है और सभी को हैरानी में छोड़कर अपनी टीचिंग हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगता है। जल्दी ही यह बात आज की तारापुर कॉलेज में फैल जाती है। कॉलेज का स्टाफ इस मामले को जल्दी ही दबा देता है तथा इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी कॉलेज की वेबसाइट या कॉलेज के पेज पर अपलोड नहीं होती है। कहीं ना कहीं इसमें हाथ सुरेंद्र वर्मा का भी होता है।
अमर अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान अपने सामने वाले कमरे पर जाता है जिसमें टीचर जानवी रहती है। वहां से म्यूजिक की तेज आवाज आ रही होती है। अगर उसे इग्नोर करता है तथा अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगता है। इन सब से दूर कुछ हेलीकॉप्टर से शर्मा परिवार के घर के सामने लैंड होते हैं तथा उनमें से कुछ अजीबोगरीब लोग निकालकर शर्मा परिवार के पास जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद वर्मा परिवार के सिर में कुछ स्पेशल लोग शर्मा परिवार के अंदर पहुंचते हैं तथा उन अनजान लोगों में सर्वम परिवार के बीच किसी प्रकार का समझौता होता है और इस समझौते पर सहमत भी हो जाते हैं। इन सब से अलग वह अनजान अमर बाथरूम से फ्रेश होकर एक ट्राउजर में शर्ट पहनकर बेडरूम में आ जाता है। अमर सोने के लिए बेड पर लेट जाता है लेकिन सामने वाले कमरे से आ रहा शोर अमर को परेशान कर रहा होता है। अभी अमर इधर उधर नजरें घूम ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान गिटार पर चला जाता है। अमर गिटार को उठाकर अपने हाथों में ले लेता है और कुछ बजाने के लिए सोचने लगता है। तभी गिटार से रिलेटेड सारा ज्ञान उसके दिमाग में घूमने लगता है और अमर गिटार पर एक धुन छेड़ देता है। यह धुन काफी आरामदायक होती है। अमर धीरे धीरे इसे बजाते हुए म्यूजिक में खोने लगता है। इन सबसे अलग अमर की आयामी दुनिया में रखी हुई एक चीज चमक रही होती है। इससे अनजान अमर धीरे धीरे म्यूजिक में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात के 10 बजे चुके हैं और सामने वाले का म्यूजिक बंद हो चुका है। अमर जैसे ही धुन पूरी करता है तो वह देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और टीचर जानवी उसके सामने सोफे पर बैठी हुई उसे ही मंत्रमुग्ध हुए देख रही होती है। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अमर ने जानवी को होश में लाते हुए पूछा। वह मैंने तुम्हारे कमरे से गिटार बजाने की आवाज सुनी तो मैं देखने के लिए आ गई। सॉरी, वह मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए सीधा ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप अपने कमरे में जा सकती हैं। आमिर ने फॉर्मली जानवी को जाने के लिए कहा। जानवी जाने के लिए खड़ी हो जाती है लेकिन दरवाजे के पास रखकर अमर की तरफ देखते हुए पूछता है, आपने जो अभी धुन बजाई उसका क्या नाम है? अमर जानवी का सवाल सुनकर कुछ पलों के लिए सोचता है और फिर कहता है, मेलोडी ऑफ पीस। अमर का जवाब सुनकर जानवी मुस्कुराती है और हाँ मैं गार्डन हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अमर के कमरे से निकलकर जाते हुए जानवी को कोई और भी देख रहा होता है। ये कोई और नहीं विहान शर्मा ही होता है जो जानवी से मिलने के लिए आया हुआ होता है। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स भी होता है। कौन है अभी रहस्यमय लोग जो शर्मा और वर्मा परिवार से मीटिंग कर रहे होते हैं? क्या है उनका इरादा? कहीं है खतरा अमर की तरफ तो नहीं बढ़ाने वाला? जानवी को अमर की कमरे से जाते देखी क्या सोच रहा होगा विहान जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमोर्टल एम्पायर। CH54 चेस डिपार्टमेंट। अब तक हमने पढ़ा कि अमर और राजेश की कैंटीन में झड़प हो जाती है तथा राजेश अमर से पीटकर वापस चला जाता है। थोड़ी और इंक्वायरी करने पर उसे पता चलता है कि अमर कॉलेज का एक स्पोर्ट्स लेक्चर है। इसके बाद अमर अपने कमरे में जाता है जहां शोर शराबी से परेशान होकर गए गिटार बजाने लगता है और धीरे धीरे गिटार में इतना खो जाता है कि उसे 3-4 घंटे बीत जाते हैं। तभी मिस जानवी उसे जाकर गिटार पर बजाई गई धुन के बारे में पूछने लगती है। अमर उसे धुन के बारे में बताता है तथा जानवी को वापस जाते समय अमर के कमरे से निकलते हुए विहान शर्मा देख लेता है जो गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचकर वापस चला जाता है। अब आगे धीरे धीरे वो ही चैन से सोते सबकी रात गुजार जाती है। अगली सुबह अमर सुबह थोड़ी बहुत देर अपनी साधना करने की कोशिश करता है तथा उसके बाद रेडी होकर कॉलेज में चला जाता है। थोड़ी देर में अमर एक मीटिंग टेबल पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। यह मीटिंग प्रिंसिपल ले रहे होते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, आज जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और इस बार हमने भारत में एक नया डिपार्टमेंट ऐड किया है। वह है शतरंज डिपार्टमेंट जिसके हमारे पास 2 टीचर जिनमें से एक है वर्ल्ड चैंपियनशिप की रनर अप रह चुकी मिस जानवी और वही दूसरी तरफ है हमारे पास मिस्टर अमर जो कि शतरंज विभाग में सेकंड टीचर के रूप में काम करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए तैयार रहे थे। मीटिंग इस आवर प्रिंसिपल ये कहते हैं और धीरे धीरे करके सभी बाहर निकल जाते हैं। अमर भी बाहर निकलने ही लगता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, अरे आप रुकिए। अमर पीछे मुड़ के देखा है तो ये टीचर जानवी ही होती है। जी कहिए। हेलो, मेरा नाम जानवी है। जानवी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। अमर ने हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम अमर राठौर है। मैं शतरंज डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर अपॉइंट हूँ। जानवी नाम अमर से कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर सेकंड टीचर के रूप में काम करने वाला हूँ लेकिन मुझे बीच बीच में कुछ दिनों या महीना या यूँ कह सकते हैं 2 से 3 महीना के लिए भी वापस जाना पड़ सकता है। क्यों, आप इतने लंबे समय के लिए क्यों जाने वाले हैं? जानवी नहीं क्वेश्चन करते हुए अमर से पूछा, क्या आप कल की मीटिंग में नहीं थी? अमर ने फिर से मिस जानवी से पूछा, नहीं, मेरी कल थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बारे में आप प्रिंसिपल से पूछ सकती हैं। मेरी छुट्टियां वही अप्रूव करेंगे सो डोंट वरी, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ये कहते हुए वह बातें करते हुए दोनों लोग चेस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। चेस डिपार्टमेंट में काफी बड़ा हॉल, उसके अंदर हाई 3 रूम दिए गए थे जिनमें से एक टीचर जानवी का रूम था, वही दूसरा अमर का, वह तीसरा बड़ा रूम था। हाल की थीम ब्लैक एंड व्हाइट थी जो कि के 2 प्यादों के रंग के अनुसार थी। साथ में पल के अंदर 3 के बेहतरीन सेट रखे गए थे। साथ में ही एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड वह मार्कर होते हैं। इसके अलावा के से रिलेटेड बहुत सी किताबें की एक रैंक अलग से हाल के अंदर लगी हुई थी। इनके अलावा हाल में आमने सामने बैठकर खेलने के लिए 4 टेबल होते हैं तथा बैठने के लिए उनके साथ कंफर्टेबल सीट भी अरेंज की गई थी। अमर और जानवी वही हाल में बैठकर अपने डिपार्टमेंट में किसी के एडमिशन लेने का इंतजार कर रहे होते हैं। सपोर्ट से भले ही किसी को पसंद हो या ना हो लेकिन एक्स्ट्रा ग्रेड एड करवाने के लिए सभी लोग भारत के किसी न किसी डिपार्टमेंट में जरूर एडमिशन लेते हैं। सुबह से लगभग दोपहर 4 बजे बजने को आ गए लेकिन किसी ने भी शतरंज डिपार्टमेंट में कदम तक नहीं रखा। जानवी निराशा में अपना सर नीचे किए हुए बैठी हुई होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई 2 लोग चलते हुए चेस डिपार्टमेंट की ओर आ रहे होते हैं।
जानवी ऊपर कर करके देखते हैं तो फूल में दो लड़कियों ने एंट्री ली होती है, जिसमें से एक को तो जानवी पहचानती होती है लेकिन दूसरी को नहीं। अमर भी अपना चेहरा पीछे करके देखता है कि दो सुंदर लड़कियां यहाँ पर आई हुई है। हेलो मैडम, मेरा नाम रिया शुक्ला है और यह मेरी दोस्त प्रिया सिंघानिया है और हम दोनों यहाँ शतरंज विभाग में शामिल होना चाहती हैं, रिया ने सपाट शब्दों में अपनी बात कही। जानवी हमें अपनी गर्दन हिलती है तथा जल्दी से उन्हें एडमिशन फॉर्म देती है। रिया खुद का तथा प्रिया का दोनों का एडमिशन फॉर्म भर के जानवी को देती है। जानवी हम दोनों फॉर्म को देखते हैं तथा जल्दी से अंदर जाकर कुछ ही मिनट में दो आईडी कार्ड बनाकर ले आती है जो कि शतरंज विभाग की स्टूडेंट के नाम से थे। वह दोनों आईडी उन दोनों लड़कियों को दे देती है। अमर टेबल पर पड़े उनके एडमिशन फॉर्म उठना है तथा देखने लगता है। एक 20-21 साल के लड़के को फॉर्म उठाकर यूं चेक करते देखे रिया थोड़े हल्के गुस्से के साथ रहती है। वह तू क्यों फॉर्म छेड़ रहा है, तू क्या यहाँ पर टीचर है? रिया की यूं बदतमीजी भरी आवाज सुनकर अमर अपना चेहरा ऊपर उठना है और एक बार रिया में प्रिया को देखकर जानवी की तरफ देखा है जो कि अपना चेहरा छुपाए हुए हंस रही होती है। हाँ, मैं यहाँ पर टीचर हूँ। अमर एक सेंटेंस में अपनी बात खत्म करके उन दोनों फॉर्म को जानवी की टेबल पर फेंक देता है। रिया अमर को यूं अपने फॉर्म फैक्टर देखकर थोड़े तेज गुस्से के साथ है जानवी की तरफ देखते हुए कहती है, टीचर जानवी, आप यहाँ पर कैसे कैसे लोगों का एडमिशन ले रही है जो इतनी बदतमीज और घमंडी है। इस बार जानवी अपनी हंसी को रोकते हुए रिया की तरफ देखते हुए कहती है, वह सच कह रहा है, वह सच में यहाँ पर टीचर ही है क्या? रिया थोड़ी हैरानी से शॉपिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, वह सच में टीचर है। रिया की सियानी सी हंसी हंसते हुए अमर की तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी वह मुझे पता नहीं था कि तुम मतलब आप इतनी यंग एज में टीचर बन जाएंगे, प्लीज मेरे ग्रेड मत काटना। ठीक है, अमर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को देखते हुए कहा। क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? अगर नहीं तो तुम जा सकती हो, अमर ने उन दोनों को देखते हुए कहा। मुझे कहना है इस बार दिया की जगह पहली बार प्रिया ने बोलते हुए कहा। क्या कहने वाली है प्रिया? कितने स्टूडेंट आने वाले हैं शतरंज विभाग में? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर CH55 प्रियाज चैलेंज। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, हाल में रिया शुक्ला व प्रिया सिंघानिया एक्स्ट्रा ग्रेड के लिए के चेस डिपार्टमेंट को चुनती है, जहां पहले ही रिया का अमर के साथ एक छोटी सी नोक झोंक हो जाती है। वही प्रिया अभी कुछ खाने ही वाली होती है। अब आगे अमर प्रिया की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ कहो क्या कहना है तुम्हें? प्रिया बेरिया की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन अमर उनकी किसी खूबसूरती को नहीं निहारता बल्कि सीधे ही सवाल करता है। प्रिया अमर को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते देख आगे कहती है, देखिए मैं आप दोनों की काबिलियत पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं नॉर्थ रीजन के लगभग सभी बड़े प्लेयर्स को हराकर वहां की चैंपियनशिप जीती है। इसलिए अगर आप मुझे पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले मुझे कि मैं एक मैच कम से कम हराना होगा, और अगर आप मुझे हार जाते हैं तो मैं चेस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट तो रहूंगी लेकिन कभी भी यहाँ पर पढ़ने नहीं आऊंगी। प्रिया के शब्दों में कोई लाख लपेट नहीं होती है। वह स्पष्ट शब्दों में दोनों की कम उम्र में कम अनुभव का मजाक बनाते हुए अपनी बात है जानवी वह अमर के सामने रखती है। अमर कुछ कहता उससे पहले ही जानवी प्रिया से कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेट प्ले द चेस। ये कहते हुए वह एक टेबल पर रखे जैसे सेट को खोलता है तथा प्यादों को उनकी जगह पर रखते हुए प्रिया को बैठने का इशारा करती है। प्रिया भी जानवी के सामने जाकर बैठ जाती है। अमर दोनों के गेम को देखने लगता है। जानवी व प्रिया बड़ी स्पीड से अपने अपने प्यादे अपनी जगह से चल रही होती है। लगभग 60 से 70 चालों के अंदर पहला मैच ड्रॉ हो जाता है। सेकंड मैच फिर से स्टार्ट होता है और लगभग 90 चालों तक यह मैच चलता है और यह मैच भी ड्रॉ हो जाता है। तभी तीसरा मैच भी स्टार्ट होता है और लगभग 100 चालों के आसपास जाकर यह मैच जानवी बड़ी मुश्किल से जीत जाती है। उसे भी कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि प्रिया का शतरंज में कोई हाथ नहीं पड़ सकता है। उसकी काबिलियत इतनी ज्यादा है कि थोड़ा और सिखाया जाए तो वह शतरंज के ग्रैंड मास्टर को भी आसानी से हरा दे। प्रिया खड़े होते हुए जानवी को ग्रीट करते हुए कहती है, मैंने मान लिया कि शतरंज में आप मुझसे कहीं ना कहीं कुछ बेहतर ही है, लेकिन मैं अभी भी अमर की तरफ देखते हुए कहती है, आपके साथ भी मैच खेलना चाहूंगी। अमर अपनी गर्दन हाँ में हिलता है तथा चेस सेट के पास जाकर बैठ जाता है। अमर जानवी को चलने का इशारा करता है। धीरे धीरे पर आधे बदलने लगते हैं और लगभग 21 चालों के अंदर ही अमर प्रिया सिंघानिया को पहला मैच हरा देता है। इस हार से एक पल के लिए प्रिया का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए से अगला मुकाबला शुरू करती है और लगभग 17 चालों के आसपास प्रिया सिंघानिया ये दूसरा मैच भी हार जाती है। प्रिया अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, आप शतरंज के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं जल्दी ही ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर आपको के मैं हार कर दिखा सकती हूँ। ये कहते हुए उसके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। ठीक है, ऐसी बात है तो चलो एक मैच और खेलते हैं, फिर तुम बताना कि तुम मुझे कितने टाइम बाद चलेगे करना चाहती हो। ये कहते हुए अमर शतरंज की भी 7 पर प्यादे सेट करता है तथा प्रिया को खेलने का इशारा करता है। इस बार प्रिया अमर को पहले चलने के लिए कहती है। अमर अपने प्यादे चलता है। प्रिया भी उसके जवाब में अपने फोर्स में भी सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अमर केवल 7 चालों के अंदर ही प्रिया को हरा देता है। इस बार प्रिया को यह हार बहुत ज्यादा ही शर्मनाक लगती है। प्रिया बैठे बैठे शतरंज को घर ही रही होती है कि तभी उसके कानों में अमर की आवाज पड़ती है, तो अब बताओ तुम मुझे कितने महीना में हराना चाहती हो? प्रिया बड़ी हिम्मत करके खड़ी होती है तथा अमर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं शायद जिंदगी में ही कभी आपको हर पाऊं, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था कि केवल एक बहुत ज्यादा टॉप का ग्रांड मास्टर ही केवल 7 सालों में किसी को शतरंज में हरा सकता है। ये कहते हुए प्रिया घुटनों के बल बैठ जाती है तथा अमर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप मुझे अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बनाएं और शतरंज सिखाएं। रिया जो कब से मूक दर्शक बनी हुई है, सब होते हुए देख रही होती है, उसकी भी होश उड़ जाते हैं। वह प्रिया को घुटनों से उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम दिल्ली के सबसे बड़े अमीर परिवार की बारिश हो, तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए दुनिया से बेस्ट ग्रैंड मास्टर को बुलाकर खड़े कर देंगे, वह तुम्हें दुनिया के बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दिलवा सकते
है तो तुम्हें किसी के सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे इसे ही सीखना है। मुझे पता है कि उनके पास जो शतरंज का ज्ञान है वह दुनिया के किसी टॉप के ग्रैंड मास्टर के पास भी नहीं होगा। ये कहते हुए प्रिया अमर की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि आप मुझे अपने स्टूडेंट बनाएं। ये कहते हुए प्रिया अपनी गर्दन झुका लेती है। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये कहते हुए अमर प्रिया को खड़ा होने का इशारा करता है तथा अपनी आईडी लेकर जाने के लिए कहता है। प्रिया भी अपनी गर्दन हाँ में हिलती है तथा रिया का हाथ पकड़कर लेकर चली जाती है। इन सबसे अलग शर्मा व वर्मा परिवार उन लोगों के साथ मिलकर इमोर्टल आइलैंड के ओनर के बारे में जानकारी निकाल रहे होते हैं। तभी अमर का फोन बजता है। ये फोन सुमित्रा का होता है जिसने अमर को वह कर सेल की होती है। हेलो सर, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ जिसको अपने 10 करोड़ रुपए नंबर बिल्डिंग के लिए दिए थे। हाँ बताओ, तो तुमने कौन सा विप नंबर परचेज किया है? अमर ने सुमित्रा से पूछा। सॉरी सर, मैं उसे बिल्डिंग से तो आपके लिए कोई नंबर नहीं खरीद पाए, लेकिन हमारी कंपनी नोटैग ने एक नई विप नंबर लिस्ट गवर्नमेंट के साथ डील करके रजिस्टर करवाई है जिसका नंबर 1 आपको दिया गया है, तो वह नंबर प्लेट में आपकी कर पर लगवा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहते हुए अमर उससे कुछ और बातें करता है तथा अपना फोन रख देता है। अमर फोन रख बाहर जाने लगता है तो जानवी अमर से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी हो। मुझे स्टार्टिंग में तुम्हारी बहस विहान के साथ होते देखकर लगा था कि तुम भी ऐसे ही किसी पहुंच के सहारे यहाँ तक आए होंगे, लेकिन तुम सच में काफी टैलेंटेड एडमिरिंग हो। ये कहते हुए जानवी अमर की तारीफ करती है। अमर मुस्कुराकर थैंक यू कहता है तथा कॉलेज से बाहर की तरफ निकल जाता है। अमर टीचिंग हॉस्टल के पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने के लिए जाता है तो उसका ध्यान अपनी गाड़ी पर जाता है जिसके नंबर प्लेट पर केवल एक ही लिखा होता है। अमर गाड़ी में बैठता है तथा गाड़ी को लेकर मुंबई में घूमने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में अमर की गाड़ी को देखकर बहुत से लोगों का ध्यान उसके नंबर प्लेट पर जाता है जो केवल एक लिखा हुआ होता है, जिससे बहुत से लोग अमर की गाड़ी की फोटो खींचने लग जाते हैं तथा उसे गाड़ी के बारे में सर्च करने लगते हैं। इस सबसे अनजान अमर गाड़ी को दौड़ते हुए बीच की तरफ चला जाता है। वही इन सबसे अलग एक आदमी कॉल पर किसी को कह रहा होता है, जब वह वापस कॉलेज में आए तो तुम सब लोग मिलकर उसकी हड्डियां तोड़ देना। मुझे उसके हाथ पर किसी भी हालत में सही सलामत नहीं चाहिए। ये कोई और नहीं, विहान शर्मा ही होता है जिसने जानवी को अमर के कमरे से निकाल कर जाते हुए देखा था। क्या होने वाला है? अमर पर अटैक क्यों खींच रहे हैं लोग? अमर की गाड़ी की तस्वीर जानने के लिए पढ़ते रहिए। द इमॉर्टल एम्पायर। CH-56 चारों ओर से खतरा। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि प्रिया अमर से शतरंज का मुकाबला करती है और बहुत बुरे तरीके से हार जाती है। प्रिया अमर की स्टूडेंट बनना चाहती है लेकिन अमर उसे बाद में इस बारे में सोचने का कहकर जाने के लिए कहता है तथा साथ में ही सुमित्रा ने अब तक अमर के लिए VIP नंबर अरेंज कर देती है जो कि नंबर 1 ही होता है। अमर जब मुंबई में घूमने के लिए बाहर निकलता है तो बहुत से लोग उसके इस रेयर और यूनिक नंबर की बहुत सी फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। वही इन सबसे अलग विहान किसी से कहकर अमर पर अटैक करवाना चाहता था। अब आगे अमर मुंबई घूमकर वापस टीचर्स हॉस्टल की तरफ आ रहा होता है। कॉलेज के दरवाजे से टीचर्स का हॉस्टल थोड़ा दूर होता है जहां उससे तरफ अमर अपनी गाड़ी लेकर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में कुछ 8-10 लोग अमर की गाड़ी के सामने आ जाते हैं तथा उसका रास्ता रोक लेते हैं। अमर अपनी गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? सामने खड़े उन लोगों का लीडर आगे आता है और अमर की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, तुम्हें उससे वह उसके लोगों से दूर रहना चाहिए। वह सामने खड़ा लीडर इतना कहता है और अपने लोगों को अमर पर हमला करने का इशारा कर देता है। वे सभी लड़के हाथों में हॉकी स्टिक में बेसबॉल बैट लिए हुए अमर की तरफ बढ़ते हैं। अमर ज्यादा इफेक्ट न लगाते हुए उन्हें कुछ मिनट में ही कुछ लाते वह घुसों से साइड में हटा देता है। अमर को इस तरह फाइट करते देख वह लीडर भी डर जाता है। अमर उन लड़कों को साइड हटाकर उसे लीडर की तरफ बढ़ता है। अपनी तरफ अमर को यूं आता देख पहले डर थोड़ा हकलाते हुए अमर से कहता है, देखो मैं किसी और को ढूंढ रहा था, मैंने तुम पर गलती से अटैक करवा दिया, इसलिए तुम भी इस मामले को भूल जाओ। इतना कहकर वह लीडर पलट कर जाने ही वाला होता है कि अमर उसे पकड़कर कान के नीचे खींचकर एक बजा देता है। वह लीडर इस एक थप्पड़ में ही आधी बेहोशी में चला जाता है। अमर उनको साइड में हटाकर अभी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी अमर को एहसास होता है कि कोई अनदेखा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए अमर तुरंत ही अपनी जगह से पीछे हट जाता है। अमर जब पीछे हटता है तो वहां पर एक गन शॉट की आवाज आती है। अमर यहाँ वहां देखा है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अमर अपनी गाड़ी में बैठता है तथा टीचर्स के हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है। अमर के वहां से जाते ही वहां से कुछ दूरी पर पेड़ के पीछे छिपे हुए विहान शर्मा को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमर से डर महसूस होता है। मैंने तो चलो कुछ आदमियों को अमर पर हमला करने के लिए कहा, लेकिन ये अमर पर फायरिंग किसने करवाई होगी? यह सोचते हुए विहान अपने विला की तरफ बढ़ जाता है। अमर अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके कैंटीन में चला जाता है। अमर एक टेबल पर बैठकर पानी पीता है तथा खाने के लिए ऑर्डर करने जाने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की अपने हाथों में बहुत सा खाना लिए हुए अमर की टेबल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सर, मैं आपका डिनर आपके लिए रेडी कर रखा है। ये कहते हुए प्रिया सिंघानिया वह खाना अमर के सामने रख देती है। अभी के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें आगे से ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने हॉस्टल में जा सकती हो, अभी काफी लेट हो रहा है। अमर खाना खाना स्टार्ट करते हुए प्रिया को बिना देखे ही उसे जवाब देते हुए कहता है। प्रिया अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए वापस अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। कैंटीन से बाहर निकलते ही उसे रिया भी मिल जाती है। रिया प्रिया को देखते हुए कहती है, वह तुम्हारी एफर्ट्स को ऐसे इग्नोर कर रहा है और तुम हो कि अभी खुश हो रही हो? रिया की बात सुनकर प्रिया रहती है, उन्होंने मेरे लिए हुए खाने को तो कम से कम मन नहीं किया, इसका मतलब है अब नहीं तो कभी ना कभी वे मुझे जल्दी ही अपनी स्टूडेंट बना लेंगे। ऐसे ही बातें करते हुए रिया व प्रिया दोनों अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती हैं। इन सब की सोच से अनजान अमर अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। वही शर्मा व वर्मा परिवार उन रहस्यमय लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने गार्ड्स की फोर्स के साथ है एक आयरलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अमर जो अभी अपने कमरे में पहुंचा ही होता है उसे कहीं ना कहीं हल्की बेचैनी होना शुरू हो जाती है, इसलिए वह फ्रेश होने चला जाता है। अमर जब तक बात ले रहा होता है तब तक उसके फोन पर लगभग बहुत सी कॉल आ चुकी होती है। अमर बाहर आकर एक शर्ट और
और ट्राउजर पहना है तथा फोन को उठाकर देखा है तो यह विनय के कॉल होते हैं। अमर विनय को वापस कॉल करता है तथा कॉल उठाने पर अमर विनय से मजाक करते हुए कहता है, पिछले बड़ी ही न 4 दिनों से तुम गायब हो और तुम अब मुझे इतने कॉल करके क्या जताना चाहते हो कि तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है। सॉरी सर, लेकिन मैं अभी आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए कॉल किया है। अमर विनय की इतनी सीरियस आवाज सुनकर खुद भी सीरियस होते हुए पूछता है, क्या बात है, तुम जल्दी बताओ सर। मुंबई के कुछ बड़े परिवारों ने बड़े लोगों से परमिशन लेकर आपके आइलैंड पर हमला करवाया है और उन बड़े लोगों की पहचान बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठे लोगों से भी है, इसलिए हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग आपके आइलैंड पर हमला करने के लिए निकल चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे तुम लोगों ने? मुझे सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया था और अब तुम लोग ही अपने हाथ खड़े कर रहे हो। और वे लोग आइलैंड पर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें उसे आयरलैंड को अपने कंट्रोल में लेना है? नहीं, उन्हें आपका आइलैंड नहीं, आपसे ही कुछ चाहिए है और यह उन बड़े परिवारों को नहीं, उनके साथ है उन रहस्यमय लोगों को चाहिए है। विनय सीधे ही अमर को उसे हमले का कारण बताते हुए कहता है, ठीक है तो तुम मेरी आइलैंड पर जाने की व्यवस्था करो। अमर ने विनय से कहा, ठीक है, मैं अभी हेलीकॉप्टर आपकी हॉस्टल की छत पर भेजता हूँ, आप जल्दी ऊपर पहुंच के। विनय अमर को जवाब देता है तथा कुछ मिनट में ही हॉस्टल की छत पर एक हेलीकॉप्टर के लैंड होने की आवाज आती है। अमर जल्दी ऊपर पहुंचकर वहां से निकल जाता है। क्या होने वाला है? अमर के आइलैंड पर किसने करवाया था? अमर पर गन शूट जाने के लिए पढ़ते रहिए दी इमॉर्टल एम्पायर। CH-57 मौत और क्या। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, अमर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं तथा साथ ही अमर पर एक गन शूटआउट भी होता है। इन सब से पीछा छुड़ाकर जैसे ही अमर अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे विनय का कॉल आता है और वह उसे आइलैंड पर हमला होने के बारे में बताता है। अमर भी विनय से हेल्प लेकर तुरंत आयरलैंड के लिए निकलता है। अब आगे अमर कहे हेलीकॉप्टर जैसे ही आयरलैंड के पास पहुंचता है तो वहां पर 10 से 12 हेलीकॉप्टर आयरलैंड के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अमर का हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करता है और अमर उसे उतर जाता है। वह हेलीकॉप्टर अमर को छोड़कर वापस निकल जाता है। अमर जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे चारों तरफ बहुत से गार्ड गन लिए हुए खड़े दिखाई देते हैं। उन सभी ने अमर के यहाँ पर हाई ट्रेन गार्ड को बेहोश कर रखा होता है। अमर को कहीं ना कहीं इस बात काफी हैरान करती है कि इन मामूली गार्डों ने अमर के गार्ड को कैसे बेहोश किया होगा। लेकिन अभी अमर इन बारे में ज्यादा न सोते हुए आइलैंड के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर कुछ दूर पर ही शर्मा वर्मा परिवार के हेड किन्हीं 5 लोगों के सामने सर झुकाए हुए काफी अदब से खड़े होते हैं। अमर को आता देखे शर्मा और वर्मा परिवार के थोड़ी सी हैरान नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने अमर की जानकारी पहले ही निकलवा ली होती है। उन्हें पता होता है कि अमर ही इमोर्टल आयरलैंड का मालिक है। अमर उनके पास पहुंच जाता है तथा उन रहस्यमय लोगों को देखते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या चाहिए है? क्या तुम्हें यह आइलैंड चाहिए है या कुछ और? हमें डिवाइन कोर चाहिए जो कि ब्रह्मांड यह ऊर्जा को संचालित कर सकता है। ये कहते हुए वह पांचों आद्या से एक आदमी अपने हाथ से एक डिवाइस जैसा कुछ पत्थर निकलता है और उसमें से रोशनी की किरण घूमते हुए अमर पर आ जाती है। इसका मतलब है तुमने उसे डिवाइन कोर को अवशोषित कर लिया है। अमर उसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ मैंने उसे अवशोषित कर लिया है, लेकिन प्रीति, कामिनी, मीरा व अवनी कहाँ है? वो चारों हमारे पास अभी के लिए सुरक्षित है। इतना कहकर वह लेटर उन चारों को इशारा करता है, जिससे वे चारों पीछे के तंबू से उन चारों के गलियों पर एक एक हथियार रखकर ले आते हैं। तुम्हें जो चाहिए तुम वह ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए इन्हें जाने दो। अमर बिना किसी चेहरे के भावों को आने दिए हुए कहता है। अमर उसे आदमी की बात सुनकर प्रीति के चेहरे की तरफ देखा है, जो छह कभी कुछ बोल नहीं पा रही होती है, लेकिन मैं आंखों ही आंखों में अमर कोई है करने से मना करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम उन्हें जाने दोगे? अमर उसे सामने वाले के ऑफर को हाँ करते हुए अपनी बात रखता है। सामने खड़े उन 5 लोगों में से उनका लीडर एक जोर की हंसी के साथ ढाका लगता है और अमर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो और वह मेरी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं उन्हें जाने दूं या नहीं। इतना कहकर वह 2 लड़कों की तरफ इशारा करता है जो मीरा व अवनी का गला काट देते हैं। ये देखकर अमर के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है और अमर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उनमें से एक पर हमला करने के लिए तेज रफ्तार से बढ़ जाता है। 1 सेकंड के अंदर ही अमर उसे आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने मीरा अवनी का गला कटा होता है। अमर उन पर अपने एनर्जी से लिपटे हुए हाथ से हमला करता है। इन मौके से वह ज्यादा चोटिल तो नहीं होते, लेकिन कुछ दूर जा पड़ते हैं। अमर इस समय लगभग गुस्से से पागल हो जाता है और आगे बढ़ते हुए वह उसे लीडर पर अटैक कर देता है। अमर का मुक्का और उसे लीडर का 5 दोनों एक साथ टकराते हैं तथा एक तरंग सी उत्पन्न होती है, जिससे दोनों ही ने चाहते हुए 10-10 कदम पीछे हो जाते हैं। सामने वाला भी समझ जाता है कि अमर ने भी साधना कर अपनी ऊर्जा को जागृत कर रखा है। वह उन दोनों की तरफ देखते हुए कुछ इशारा करता है तो वही यामिनी प्रीति वह कमीनी का गला भी रेत देते हैं। अमर इस समय गुस्से से पागल हो जाता है। अमर अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए उनमें से एक पर हमला कर देता है। ये हमला उसे गला काटने वाले एक के सर पर होता है, जिससे उसका सर इस समय टुकड़ों में बिखरने लग जाता है। उसे मृत साधक को छोड़कर बाकी के कर सड़क अमर को गिरकर उसे पर हमला करने लग जाते हैं। अमर काफी देर तक उनसे संघर्ष करके लड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ देर की लड़ाई के बाद अमर के सर पर एक पीछे से हमला होता है और अमर उसमें चोटिल होकर गिर जाता है। तभी उनमें से दूसरा अमर के दोनों हाथों में पैरों पर ऊर्जा से हमला करते हुए उन्हें तोड़ देता है। अमर अब चाह कर भी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। उन सड़कों का लीडर अमर की तरफ पड़ता है तथा अमर के चेहरे पर पैर रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं और तुम्हारे हालत मुझे काफी बुरी नजर आ रहे हैं। अमर अपने दांत भेजते हुए कहता है, कोशिश करो कि मैं अभी मर जाऊं, अगर मैं गलती से भी जिंदा बच गया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और उसे समय हालात नहीं अमर सिंह राठौड़ बुरा होगा।
अभी अमर ने इतना ही कहा था कि उसे आदमी ने अपने हाथ में फिर से वह डिवाइस जिससे आप पत्थर निकाला और उसे अमर के शरीर में एक रोशनी की किरण भेजी जिससे अमर की ऊर्जा का कर टूटकर बाहर निकलने लगा और उसे अमर को इतना दर्द होने लगा कि जैसे ही अभी उसके प्राण निकलने वाले हों। अमर उससे दर्द को झेलते हुए जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ मिनट बाद ही अमर को एहसास होता है कि उसके शरीर से उसका ऊर्जा कोर निकल चुका है। अभी अमर लगभग करने की हालत में पहुंच चुका होता है। ये तो शुक्र मनाओ, इस दुनिया में शुरुआती सत्र का साधन ही आ सकता है और यहाँ तक आने के लिए हमने बहुत कुछ गंवाया है, इसलिए मैं तुम्हारे बाकी के साथियों को जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ और अगर तुम अभी जिंदा बच जाओ तो कभी साधकों की दुनिया में आने की कोशिश करके देखना। वहां तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाजा हो जाएगा और अगर तुम हमारे बारे में जानना चाहो तो तुम्हें असुर एकेडमी के बारे में पता लगा लेना। इतना कहते हुए वे लोग एक लाल रंग की बड़ी सी गेंद को फोड़ते हैं तथा आयाम में एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन बन जाती है जिससे वे सभी चारों लोग गायब हो जाते हैं। उनके जाते ही शर्मा व वर्मा परिवार के लोग भी वहां से निकल जाते हैं। अमर धीरे धीरे करके बेहोश होने की स्थिति में जाने लगता है। क्या यही है अमर का अंत या कुछ और नया होने वाला है अमर की जिंदगी में? अपनों की मौत का बदला कैसे लगा अमर? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर। CH-58 शारीरिक बदलाव। जैसा कि हमने अब तक पिछले एपिसोड में पढ़ा है कि अमर अपने आइलैंड पर हुए हमले को रोकने के लिए आयरलैंड की तरफ जाता है, जहां पर आए हुए रहस्यमय साधकों ने अमर की शरीर से उसका ऊर्जा कोर निकाल लिया होता है और अमर को मारने जैसी स्थिति में पद छोड़कर एक आयामी कार के माध्यम से अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। अब आगे अमर की अब दर्द से धीरे धीरे मौत की तरफ नींद शुरू हो जाती है। अमर लगभग करने की स्थिति में आकर अटक चुका होता है। अगले पल कभी भी उसके साथ जाने ही वाले होते हैं कि तभी अमर की आयामी दुनिया में एक हलचल होती है और वहां पर अमर द्वारा रखे गए उसे दादाजी के बॉक्स से मिले एक टुकड़े तथा आयामी दुनिया में प्रकाश करने वाले उसे गोल ऊर्जा बोल तथा वह दिव्य वृक्ष तीनों धूल बनकर आपस में मिल जाते हैं तथा अमर के शरीर में सामान्य लगते हैं। धीरे धीरे अमर के शरीर में एक नया ऊर्जा कोश तथा ऊर्जा नादियां बनने लगते हैं। साथ ही साथ अमर के आयामी दुनिया के बाकी वह दो कमरे जो अमर कभी नहीं खोल पाया था उनके भी दरवाजे टूटने लगते हैं तथा उनमें से बहुत से अक्षर हवा में उड़ते हुए अमर के अंदर सामान्य लगते हैं। लगभग यह है प्रक्रिया होने में एक दिन पूरा गुजर जाता है। तभी बाहर अमर के शरीर के चारों तरफ हल्की काली रोशनी घूमने लगती है, जिसके साथ ही वह रोशनी अमर द्वारा मारे गए उसे कल्टीवेटर तथा बाकी चारों लड़कियों के शरीर को भी अवशोषित करते हुए अमर में समाहित कर देती है। धीरे धीरे अमर का शरीर हवा में उड़ने लगता है तथा आसपास के वातावरण से अंधे की आध्यात्मिक ऊर्जा अमर में समाहित होने लगती है। कुछ मिनट बाद ही अमर सामान्य होकर हवा से नीचे आ जाता है। अमर जब अपनी आंखें खोलता है तो कुछ क्षणों के लिए अमर की आंखों की पुतलियां का रंग गहरा काला होता है। अमर आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है तथा अपने मन ही मन कहता है, मैं तुम चारों की मौत का बदला जरूर लूंगा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे यहाँ भी बहुत से हिसाब किताब झुकता करने होंगे। ये कहते हुए अमर वहां पर आ जाता है। वहां पर वह 90 फाइटर बेहोश पड़े हुए थे। पता नहीं कहां से अमर के दिमाग में एक तकनीक आती है और अमर अपना हाथ हिलाकर एक मुद्रा बनता है तथा उसे एक एनर्जी वेव सामने फेंकता है, जिससे सभी लोग एकदम से होश में आ जाते हैं। बस क्या आप ठीक हैं? होश में आते ही सभी ने एक साथ पूछा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अपनों को खो दिया है। अमर ने एक हताश भरी आवाज में सामने खड़े लोगों से कहा, बस हमें माफ कर दीजिए, हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। 30 से 35 साल की लड़की सामने आते हुए अमर से कहती है, जाने दो, इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, इसमें यह मेरी ही गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, अब से जो मेरे साथ है वही मेरा परिवार है और जो मुझे गद्दारी करता है उन्हें मैं नरक के दर्शन करवाने वाला हूँ। ये कहते हुए अमर आसमान की तरफ देखा है तथा अपनी मुठिया भेज लेता है। अमर के बोले गए इन शब्दों से आसपास के वातावरण में दबाव पड़ने लगता है, जैसे कि कोई आसपास के वातावरण से हवा को निकल रहा हो। अभी अमर कुछ और बोलते ही वाला होता है कि अमर के जेब में पड़ा फोन बजता है। अमर फोन उठाता है तो सामने से विनय पूछता है, सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अमर ने बिना किसी इमोशन के विनय को जवाब देते हुए कहा, थैंक गॉड सर आप ठीक है, वरना शर्मा वर्मा परिवार के लोगों के अनुसार तो आप अब तक मर चुके होंगे। विनय ने अपने शब्दों को बिना नियमित किए हुए अमर से कहा। अमर कुछ सोचता है और विनय से कहता है, विनय मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कम करो। अमर का ऑफर सुनकर विनय भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है और अमर से कहता है, सर मुझे इस बारे में सोने के लिए 1-2 दिन का समय दीजिए। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है और इस 1 महीने तक मैं इसी आइलैंड पर रखकर कुछ समय के लिए साधना करने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे 1 महीने बाद यहीं से पिकअप कर लेना और अपना जवाब भी दे देना। अमर ने आगे विनय की बिना कोई बात सुनते हुए फोन रख दिया। हमारे सामने खड़े अपने 90 लोगों को देखते हुए कहता है, मैं तुम सभी को आज से प्रशिक्षित करूंगा, बदले में मैं तुमसे तुम्हारी वफादारी और मेरी कही गई हर बात की पालना चाहता हूं। अगर तुम में से कोई यह नहीं कर सकता है तो वह अभी यहां से जा सकता है, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन जो यहां पर रुकने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हर पल मौत उनके सर पर घूमती रहेगी, इसलिए सोच समझकर अपना फैसला लो। कुछ देर के खुसर फसर के बाद सभी 90 लोग यहीं रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमर उनको देखते हुए कहता है, ठीक है तुम अभी तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ व्यायाम की तकनीकी दे रहा हूं, तुम तकनीक के हिसाब से तुम व्यायाम करके अपने शरीर को मजबूत बनाओ, उसके बाद मैं तुम्हें साधना का प्रशिक्षण दूंगा। आज से तुम मेरे सभी इनडायरेक्ट स्टूडेंट हो या सामान्य स्टूडेंट कहे जा सकते हो। ये कहते हुए अमर आसमान की तरफ उंगली करता है और आसमान से एक नीली रोशनी निकलते हुए सभी के दिमाग में सामान्य लगती है। सभी वहीं बैठकर उन जानकारी को समझने लगते हैं और अमर लगभग आधे कंप्लीट हो चुके कंस्ट्रक्शन साइट में बनी एक कमरे में जाकर साधना में बैठ जाता है और अमर की आयामी दुनिया से निकले उन शब्दों में शरीर में समय उन चीजों को समझने की कोशिश करना शुरू करता है। क्यों बैठा है अमर साधना में? क्यों कर रहा है अमर इन 90 सड़कों को तैयार? क्या करने वाला है अमर कल्टीवेटर की दुनिया में जाने से पहले? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर। CH-59 अमर की ज्ञान प्राप्ति अंडरवर्ल्ड।
जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, अमर अपनी आयामी दुनिया से कुछ निकली रहस्यमयी चीजें द्वारा ठीक हो जाता है, तब उसकी साधना को सुबह नदियां नए रूप से बन जाती है। इसके साथ ही अमर को कुछ ही ज्ञान भी आत्महत्या होता नजर आता है। अमर अपने फाइटर को कुछ बॉडी रिफाइनिंग की तकनीकी देखकर खुद साधना के लिए चला जाता है। अब आगे अमर धीरे धीरे साधना में लीन होने लगता है तथा उसके दिमाग में आए जानकारियां उसके मस्तिष्क में घुलने लगते हैं। अमर को उसे नहीं कल्टीवेशन की दुनिया के बारे में पता लगता है, जहां पर साधना की 10 रैंक होती है तथा प्रत्येक 10 तारों के अंदर भी 10 लेवल होते हैं। अमर को उसे दुनिया के बारे में बहुत सी चीज पता चलती है। धीरे धीरे अमर को अपने ज्ञान से आयुर्वेद का ज्ञान, वेपन रिफाइनिंग का ज्ञान, जादुई पर्ची बनाने का मायाजाल, ऊर्जा जल फॉर्मेशन, वह बहुत प्रकार का ज्ञान जो कि हमें आगे पता चलेगा के बारे में जानेंगे मिलता है। इसके साथ ही अमर की स्पिरिचुअल सोल एक से ज्यादा बन जाती है, जिनके बारे में भी हमें जरूरत के हिसाब से पता चलेगा। कमर की बहुत सी स्पिरिचुअल सोल में से एक सोल एक तलवार की होती है, जो उसे चैप्टर 11 में ट्रू गोद द्वारा दी गई होती है। वह उसकी सोल का एक हिस्सा बन चुकी होती है। साथ ही अमर को पता चलता है कि ये दुनिया उसे कल्टीवेशन की दुनिया से अलग एक बहुत ही हाई रैंक के कल्टीवेटर द्वारा की गई है, और जो लोग यहाँ पर आए थे वह एक बहुत ही खतरनाक बैंड विधि द्वारा यहाँ पर वह चीज हासिल करने आए होते हैं जो कि उसे अंतिम कल्टीवेटर की थी जो इस दुनिया में आया था। अमर को आगे समझ में आता है कि उसे कल्टीवेटर ने अपना कल्टीवेशन त्याग कर इस दुनिया में सामान्य इंसान की तरह रहना शुरू किया तथा अमर उन्हीं के वंशजों में से एक का वंशज है। सभी जानकारी को पचाने व सभी प्रक्रियाएं भी नुस्खे दिमाग में शामिल करने के बाद अमर आंखें खोलता है। लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय गुजर चुका होता है। इस 1.5 महीने में अमर के वह 90 फाइटर शारीरिक रूप से एकदम तैयार हो चुके होते हैं। अमर सभी के शारीरिक क्षमता की जांच करता है तथा उन सभी को कल्टीवेशन की कुछ बेसिक तकनीकी देता है। इस दुनिया में केवल मोर्टल स्टार के 9 स्तर तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है, इसलिए अमर उन्हें केवल इसी लेवल तक की तकनीकी देता है। अमर उन सभी से बात करने के बाद एक दिशा में देख रहा होता है जहां से भी नहीं आ जाता है। पीने का हेलीकॉप्टर लैंड होता है और विनय नंबर के सामने आते हुए कहता है, सर मैं यहाँ पहले 2 बार भी आया था, लेकिन तब आप अपनी ध्यान में बिजी थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। इन 1.5 महीना में क्या क्या हुआ है मुझे उन सब बारे में बताओ, अमर ने बिना किसी इमोशन के विनय की तरफ देखते हुए कहा। शर्मा परिवार ने मुंबई गेम होटल बिजनेस को लगभग पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया है, वही वर्मा परिवार ने महाराष्ट्र के लगभग आधे अंडरवर्ल्ड को अपने काबू में ले लिया है। पता नहीं कहां से, लेकिन इन दोनों परिवारों के पास अचानक से बहुत ज्यादा ताकतवर फाइटर आ गए हैं, जो कि इतनी खतरनाक है कि अकेला फाइटर 50-50 लोगों से लड़ सकता है। यहाँ तक कि उन्हें चोट लगने पर दर्द का भी पता नहीं चलता है। विनय ने अपनी बात कहते हुए अमर की रिएक्शन देखना चाहे, जो कि बिल्कुल भावहीन थे। अमर चारों तरफ अपनी नजरें घूमता है तो उसे एक चीज दिखाई देती है। अमर कुछ कदम आगे बढ़ाकर उसे चीज को उठाकर देखा है तो यह फेरी का ऊर्जा स्टोन क्राउन होता है। कहा जाता है कि सभी ऊर्जा स्टोन फेरी के क्राउन से ही बनते हैं। तभी अमर को याद आता है कि उन लोगों ने फेरी की सोल को अपने उसे गैजेट में ट्रैप कर लिया था और शायद उसी की बलि देकर वह इस जगह से आयामी दरार खोलकर चले गए थे। अमर उसे क्राउन को देखता रहता है तथा अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और अपनी खून की एक बूंद वह उसे क्राउन पर डाल देता है। कुछ ही देर में देखते देखते वह खून उसे क्राउन में अवशोषित हो जाता है तथा धीरे धीरे बैकग्राउंड अपने आकार व स्वरूप को बदलते हुए एक गहरी काले रंग की अंगूठी में बदल जाता है, जिसके ऊपर एक नीला मोती लगा होता है। अमर उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भेजकर देखता है तो यह एक रोशनी का तालाब सा नजर आता है। इसके अंदर कुछ स्टोन पड़े हुए थे, लेकिन अब वहां पर और स्टोन बना बंद हो चुके थे। इसका मतलब यह था कि इस क्राउन की मालकिन की हत्या हो गई है। अमर उसे अपनी उंगली में पहन लेता है तथा धीरे से कहता है, बस 1 साल बाद में वही आ रहा हूँ उन सब से बदला लेने के लिए। इतना कहते हुए अमर की आंखें नीले रंग से बदलकर गहरी काली हो जाती हैं। विनय जो कब से अमर को देख रहा होता है वह अमर के इस बदलते स्वरूप को देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन जल्दी ही अमर अपने आप पर नियंत्रण प्रकार सामान्य हो जाता है। मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था तुमने उसके बारे में क्या सोचा, अमर ने विनय से पूछा। नहीं, मैं अपनी एजेंसी नहीं छोड़ने वाला हूं, विनय ने अमर से कहा और अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगा। अमर ने विनय की आंखों में कुछ अलग देखा होता है, वह विनय के रिएक्शंस को लगातार देख रहा होता है। विनय अपनी हेलीकॉप्टर में बैठकर आयरलैंड से काफी दूर निकल जाता है, लेकिन तभी आसमान में एक अचानक भयंकर धमाका होता है जिसमें पीने का हेलीकॉप्टर पायलट वह पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वही इन सब से दूर कोई अपने के को कहता है, जयशंकर करबी ने मारा जा चुका है। अमर जो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ है उसी तरफ देख रहा होता है। लगभग आधे घंटे बाद कोई तैरता हुआ वहां से वापस किनारे की तरफ चला हुआ आता है और आकर अमर के सामने खड़ा हो जाता है। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, विनय ने अमर से कहा। अभी विनय महाराज चुका है, अब मैं विनय हूं, ये सिर्फ आप जानते हैं या आपके लोग, विनय ने अमर से कहा। तुमने ये सब ड्रामा किस लिए किया, अमर ने विनय से सीधे पूछ। मैं एक सीक्रेट एजेंसी का पार्ट हूं, अगर मैं उन्हें छोड़कर सीधे ही किसी को ज्वाइन कर रहा हूं तो उनके साथ यह एक प्रकार से गद्दारी होगी और वो मुझे इसके लिए ढूंढकर कहीं ना कहीं से जरूर मार देंगे, इसलिए मैं उन सब की नजरों में अब मर चुका हूं, विनय ने सफाई देते हुए अमर से कहा। मुझे 1 साल के अंदर अंदर दुनिया का टॉप आदमी बनना है, अमर ने विनय को देखते हुए कहा। सर लीगली और इलीगली कैसे बनना चाहेंगे, विनय ने भी उसी तरीके से अमर से पूछा और अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा। अगर लीगली बनना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इलीगली तरीके से आप अंडरवर्ल्ड के बादशाह बन जाते हैं तो आप अपने लीगली काम को भी बड़ी आसानी से पूरा करवा पाएंगे और साथ में ही 1 साल के अंदर अंदर चारों तरफ अपना नाम फैला पाएंगे। ठीक है, मुझे मुंबई का अंडरवर्ल्ड सबसे पहले चाहिए, अमर ने बिना किसी लाख लपेट के विनय से सीधे शब्दों में कहा। इसके लिए हमें बहुत सी छोटी मोटी गैंग्स तथा उनके साथ साथ मेजर 4 बड़े बोसेस को भी संभालना होगा, जिन्हें हम कंट्रोल करके लगभग मुंबई को कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, इन सब की शुरुआत कैसे होगी यह सब तुम देखोगे। इतना कहते हुए अमर उन 90 लोगों के पास चला जाता है तथा उन्हें गाइड करने लगता है। लगभग 10 दिन के अंदर अंदर सभी लोग ऊर्जा अवशोषित करना सीख जाते हैं तथा अगले 20 दिनों के अंदर उन्हें ऊर्जा का इस्तेमाल करना आ जाता है। वह लगभग साधना के पहले सितारे पर पहुंच चुके होते हैं। इस समय वह दुनिया की उन टॉप 100 फाइटर में से एक हो चुके हैं जिन्हें फिजिकल फीट से कभी भी हराया नहीं जा सकेगा। लगभग अगले 1 महीने तक अमर और उन्हें ट्रेन करता है तथा अपनी साधना को भी जारी रखता है। अमर लगभग साधना के 9वीं सितारे तक पहुंच जाता है, वही अमर की गार्ड से लगभग 4थी सितारे तक पहुंच जाते हैं। तभी विनय अमर के पास आता है और अमर से कहता है, सर कुछ ही दिनों में मुंबई की लोकल्स गैंग की एक मीटिंग होने वाली है जहां पर भी अपने लिए एरिया डिवाइड करने वाले की कौन सी गेम का कौन सा इलाका होगा। अमर अपनी गर्दन हामे लाते हुए विनय की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तो हम वहां पर चलेंगे और उन सबको अपनी कंट्रोल में लेंगे। ये कहते हुए अमर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट छा जाती है। अमर अपने पीछे खड़े 90 गार्डों को देखते हुए कहता है, तुम में से केवल 50 लोग ही मेरे साथ चलेंगे। ये कहने के बाद अमर आगे के 50 लोगों को अपने साथ चलने का इशारा करता है। विनय ने पहले ही अमर के लोगों के जाने के लिए वोट को अरेंज कर दिया होता है। जाने से पहले अमर पीछे घूमता है तथा उन 7 फीमेल गार्ड को देखते हुए इनमें से एक को अपने सामने बुलाता है। तुम्हारा नाम क्या है? अमर उससे पूछता है, मास्टर मेरा नाम विद्या है। ठीक है विद्या, तुम आज से इस आयरलैंड की इंचार्ज रहोगी। तुम्हें इस डेवलपमेंट में घूमने फिरने के लिए बेस्ट सपोर्ट बनाने की जरूरत है। जल्द ही मैं इसके लिए बेहतर लोगों की क्लास करूंगा, तब तक के लिए तुम इसे डेवलप करवाने पर ध्यान दो। ये कहते हुए अमर उसे जाने का इशारा करता है तथा बाकी सभी लोगों के साथ मुंबई की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पिछले 3 महीने से एक लड़की कॉलेज में यहाँ वहाँ सब जगह पर अमर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे अमर की कोई खैर खबर नहीं मिल रही होती है। ये प्रिया सिंघानिया होती है जो कि रिया शुक्ला की दोस्त थी। वहीं इन सबसे अलग व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की कंप्यूटर पर आमने सामने अमर को जहाज के थ्रू मुंबई आते हुए देख रही होती है। वह लड़की धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है मुझे बस यही संभाल सकता है। इतना कहते हुए लड़की एक पास में पड़े हुए सबको उठती है तथा वाइट करके खाने लगती है। कौन है ये लड़की और क्या चाहती है अमर से? क्यों ढूंढ रही है प्रिया अमर को? क्या करने वाला है अमर अब मुंबई के लोकल गैंग के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए दी इमोर्टल एम्पायर। CH-60 अमर का एक्शन और आंजन लड़की। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा है, अमर अपने सभी साधकों की साधना स्तर को बढ़ा देता है तथा साथ में खुद भी विनय के साथ मिलकर मुंबई की ओर निकल आता है। अब आगे एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद वह जहाज एक बंदरगाह पर रुकता है। अमर वह उसके लोग सभी विनय के द्वारा अरेंज की गई गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। वही शहर से दूर जंगल के अंदर एक फार्म हाउस जैसी जगह पर करीब हजारों लोग इकट्ठे हो रखे थे। वहीं उन हजारों लोगों के बीच में बने हुए स्टेज पर 10 लोग बैठे हुए थे जो उन सभी में लीडर जैसे लग रहे होते हैं। उनमें से एक बाकी को देखते हुए कहता है, तो तुम इस बार कैसे इलाकों को बांटना चाहते हो? अभी उन 9 लोगों में से कोई और जवाब देता उससे पहले ही वहां पर एक और रोकदार शख्स की एंट्री होती है। इसका फैसला मैं करूंगा कि तुम लोग अपना इलाका कैसे बांटने वाले हो। ये सेक्सी 4 बड़े ग्रुपों में से एक का सदस्य होता है। ये 4 बड़े ग्रुप ही पूरे साउथ रीजन को कंट्रोल करते हैं। अभी वह इतना ही बोला होता है कि तभी वहां पर बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं अमर का काफिला होता है। गाड़ियां रुकती है तथा अमर गाड़ी से बाहर उतर जाता है। अमर के सभी लोग भी गाड़ियों से बाहर उतरकर अमर के पीछे काफी डिसिप्लिन से खड़े हो जाते हैं। अमर विनय को देखते हुए कहता है, बताओ आगे कैसे तुम इन्हें अपने कंट्रोल में करना चाहते हो? बस ये सभी ऐसे तो बातों से मानने वाले लोग नहीं है, इन्हें हमें ताकत के बल पर ही मानना होगा। ये कहते हुए विनय सामने खड़े हजारों लोगों को देख रहा होता है। सामने से वही एक शख्स आते हुए कहता है जो उन सभी 10 लोगों के ऊपर ऑर्डर दे रहा था, कौनो भी तुम लोग और यहाँ पर कैसे आए हो? ये कहते हुए अपने सामने खड़े हुए कम उम्र के लड़के को देख रहा होता है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, नीली आंखें, अच्छी खासी हाइट और एक वेल मेंटेन बॉडी लिए हुए खड़ा होता है। अमर अपने कुछ कदम आगे बढ़ता है तथा सामने देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूं तुम सब लोग मेरे लिए कम करो या फिर मर जाओ। अमर के शब्द भले ही बहुत धीरे कह गए हो लेकिन सभी के कानों तक पहुंच रहे होते हैं। कुछ फलों के सन्नाटे के बाद अचानक से चारों तरफ हंसी ठाकुर की आवाज गूंज जाती है। एक ने कहा, ये बच्चा हमें मारेगा। तभी दूसरे की आवाज है, अभी तो इसने जवानी के दिन भी नहीं देखे और करने के लिए यहाँ चला आया। तभी तीसरे की आवाज आती है, मैं अभी इसके दांत तोड़ देता हूँ। चारों तरफ इसी प्रकार की आवाज शोर कर रही होती है। अमर धीरे से अपने पीछे खड़े 50 लोगों की तरफ देखा है और कहता है, इनमें से कोई भी जान से नहीं मारना चाहिए। इतना कहने के बाद अमर अपना एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन उसका यह एक कदम इतनी रफ्तार से आगे बढ़ाया गया होता है कि वह सीधे ही स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अचानक से चारों ओर कुछ रोशनी में लिपटे हुए लोग लड़ने लग जाते हैं। ये कोई और नहीं अमर के फाइटर होते हैं जो अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए लड़ रहे होते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट की शराबी के बाद अचानक से मैदान में शांति छा जाती है। सभी तरफ हजारों लोग दर्द भरी हालत में करते हुए जमीन पर पड़े होते हैं। वही अमर के 50 गार्डन एकदम सलीके से अमर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अमर अपनी निगाहें उन 10 लीडर्स की तरफ घूमता है जिनके चेहरे से अभी तक हैरानी के भाव छुपे नहीं थे। अब तुम सबका क्या इरादा है? क्या तुम मेरे लिए काम करने वाले हो? अमर एक बार फिर से उन सब की तरफ देखते हुए कहा। वे 10 लोग कुछ बोलते उससे पहले ही वह एक और आदमी बोलता है, तुम जानते नहीं कि तुम कहां खड़े हो? मैं तुम्हें अभी भी ऑफर देता हूं कि तुम मुंबई की 4 बड़ी गैंग में से एक गैंग के मेंबर बन सकते हो। अगर तुम हमारे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को अनदेखा कर दूंगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी पता नहीं कहां अचानक से एक तलवार आती है और उसे आदमी के शरीर को 2 भागों में चीरते हुए चली जाती है।
अमर उन 10 लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या सोचा है तुमने? उनमें से एक आदमी हिम्मत करके अमर से पूछता है, हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसे हमें क्या फायदा होगा? फायदा तुमने मेरी इन 50 लोगों की ताकत अच्छी है, तुम भी इनके जैसे ताकतवर हो जाओगे, साथ में ही तुम्हें बहुत सी अलग अलग तकनीकी वे विद्याएं सीखने को मिलेगी जिनके बारे में तुम अभी नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारा मेरे साथ काम करने का फैसला तुम्हें भविष्य में ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। बस इसकी एक ही शर्तें हैं कि तुम मुझे गद्दारी नहीं कर सकते। अगर तुम में से कोई भी मुझे गद्दारी करता है तो वह तुरंत ही मर जाएगा। आप तुम मैसेज जो लोग मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है वह एक तरफ हो जाए, बाकी के लोगों को मैं किसी काम का नहीं समझता हूं, अमर ने कड़े शब्दों में सामने वालों को नफा नुकसान बताते हुए कहा। तभी एक आदमी और चिल्लाते हुए कहता, अच्छा ऐसी कैसी? यह कहकर उसने अपने पीछे से एक गन निकाली और अमर की तरफ 3 राउंड फायर कर दिए। वह तीनों शॉट अमर की तरफ पहुंचे ही थे कि तभी अमर ने चुटकी बजाए और तीनों बुलेट हवा से नीचे गिर गई। अभी वह आदमी कुछ समझ पाता है कि तभी अचानक से एक तलवार फिर से उड़ती हुई हवा में प्रकट हुई और उसके शरीर के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े करके फिर से हवा में ही गायब हो गई। ये तलवार अमर की स्पिरिचुअल सोल थी जो कि उसे ट्रू गॉड से मिली होती है। ठीक है, हम सब तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हैं, उन बाकी बचे हैं जो लीडरों ने अमर से कहा। अमर ने विनय को देखते हुए कहा, तुम इसे बाकी की सभी जगह की डिटेल को तथा सारे असेट्स में मनी को एक जगह इकट्ठा करो। वह इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए इमोर्टल आइलैंड पर जाने की व्यवस्था करो, साथ में ही इमोर्टल आर्मी को लेकर जाओगे। जितने भी छोटे बड़े गैंग्स हमारे साथ मिलने के लिए तैयार है उन्हें इमोर्टल आइलैंड पर ट्रेनिंग के लिए भेजो तथा जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें वही मार दो। ये कहते हुए अमर ने उन्हें जाने का इशारा किया और खुद एक गाड़ी को लेकर मुंबई में आगे बढ़ने लगा। अमर वह गाड़ी चलते हुए एक सुनसान से समुद्री किनारे पर आ जाता है, जहां पर गाड़ी से उतरकर अमर सामने समुद्र को देखकर ख्यालों में खो जाता है। अमर को वहीं खड़े हुए लगभग 5 से 6 दिन बीत जाते हैं। यहाँ 5 दिनों में मुंबई में बहुत बड़ी अफरा तफरी मच चुकी होती है। लगभग अंडरवर्ल्ड के 90% लोग मुंबई से गायब हो गए होते हैं, साथ में ही उनके असेट्स में प्रॉपर्टी भी किसी स्विच अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होती है। इस घटना ने शहर के बड़े परिवारों के साथ साथ सरकार का भी ध्यान अपनी तरफ खींच होता है। इन सब से अलग अमर का फोन गाड़ी में पड़ा हुआ बार बार ब्लैंक कर रहा होता है, जिस पर अमर का ध्यान नहीं जाता है। अमर अपने आप को शांत करके वापस गाड़ी में बैठता है तो उसका ध्यान फोन पर जाता है, जहां पर एक अननोन नंबर से हजारों कॉल आए हुए होते हैं। अभी अमर अपना फोन साइड में रख ही रहा होता है कि तभी अचानक से अमर के फोन पर एक वीडियो चलने लग जाती है। एक काले गहरे अंधेरे वाले कमरे में एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी होती है तथा कली मसक से उसका चेहरा भी ढाका होता है। वह लड़की अचानक से बोलता है, देखो अमर, तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी काम की जानकारी है। यह क्या बकवास है? अमर ने उससे वीडियो को देखते हुए अपने सर पर हाथ फेरा और फोन फेंकने ही वाला होता है कि तभी वह लड़की बोलती है, ये कोई बकवास नहीं, तुम अभी भी मुझसे बात कर सकते हो। अमर तुरंत समझ जाता है कि उसे लड़की ने अमर का फोन हैक कर रखा है। ऐसा क्या है कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए? अगर तुम मेरे बारे में इतना ही जानती हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम अपनी मौत के साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 न्यूज है जिसके लिए मैं तुमसे 2 फीवर चाहती हूँ। पहली न्यूज तो यह है कि मुझे पता है कि शर्मा में वर्मा परिवार ने उन रहस्यमय लोगों की मदद क्यों की और उनसे इन दोनों परिवारों को क्या फायदा हुआ। साथ में ही मैं एक बहुत बेहतरीन हैकर होने के कारण मैं तुम्हारी बहुत सी चीजों में भी हेल्प कर सकती हूँ, उसे लड़की ने काफी इतराते हुए अमर से कहा। और इन सब के बदले में तुम क्या चाहती हो? अमर ने सीधे ही उसे लड़की से सवाल किया। वह मैं हमारे मिलने के बाद डिसाइड करूंगी, उसे लड़की ने अमर से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अमर के फोन पर एक मैसेज आता है, मैं तुम्हारे आइलैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम अपने लोगों से कहकर मेरे रहने की व्यवस्था जरूर करवा देना माय स्वीट हार्ट। अमर उसे मैसेज को देखकर गहरी सांस लेता है तथा विनय को एक टेक्स्ट भेज देता है। अभी अमर फोन रखना ही वाला होता है कि तभी अमर का ध्यान एक नोटिफिकेशन पर जाता है जिसमें एक नो टैग नाम की गाड़ी जिसका नंबर 1 होता है वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही होती है। साथ में ही नटेक कंपनी का एक स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा होता है जिसमें वह कंपनी उसे गाड़ी के ओनर को अपने साथ एक मीटिंग के लिए इन्वाइट करना चाहती है। वही इन सब से दूर दिल्ली के एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस से मिला के अंदर एक लड़की अपने दादा दादी की गोद में सर रखकर लेटी हुई होती है। उसकी आंखों पर रोने के हल्के हल्के निशान होते हैं। बेटे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए उसे लड़के को जरूर ढूंढ दूंगा। ये बात उसे लड़की के 7 से 70 वर्षीय दादी जी ने कही होती है। ये कोई और नहीं सिंघानिया ग्रुप के मालिक में प्रिया सिंघानिया के दादाजी होते हैं। वह तो ठीक है दादाजी, लेकिन आप उन्हें ऐसे डिसरिस्पेक्ट करके नहीं बोल सकते हैं। मैंने उन्हें अपने लिए गुरु मान लिया है तो आप भी उन्हें इज्जत से पुकारेंगे। आपने तो सिखाया है कि गुरु के कहे शब्दों पर जान दे देनी चाहिए, वह गुरु के अपमान पर जान ले लेनी चाहिए और अब आप ही मेरे गुरु का अनादर कर रहे हैं। प्रिया ने हल्के से गुस्से होते हुए दादाजी को डांटे हुए कहा। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी प्यारी पोती के गुरु को मैंने सही से नहीं पुकार। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट मिस्टेक हुई दादाजी आपकी, इसके बाद अगर आपने ऐसा कुछ कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। यह कहते हुए प्रिया अपने दादाजी की गोद से सर उठाकर दादी के गले लगा कर बैठ जाती है। क्या होने वाला है अमर की जिंदगी में इन नई किरदारों का हस्तक्षेप? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द इमॉर्टल एम्पायर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहो तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।